All right, so today we are going to start the conditions for constructive and destructive interference. Before that, we have already done the YDSC Young's double slit experiment, ठीक है, जहाँ पर हमने देखा था कि इंटरफेरेंस प्रोसेस होता क्या है और उसके थ्रू किस तरह से डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस ऑब्टेन हो रहे थे स्क्रीन पर. ठीक है, जल्दी से कहानी करते हैं स्टार्ट किसकी, कंडीशन और कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव and destructive interference. जल्दी से स्टार्ट करते हैं कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. और इंटरफेरेंस लेट हमने क्या बोल रखा है, कंस्ट्रक्टिव किसको बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव किसको बोलेंगे. कंस्ट्रक्टिव का मतलब है कि जब स्क्रीन पर जहाँ पे क्रेस्ट क्रेस्ट या टर्फ टर्फ आपस में ज्वाइन होकर के ब्राइट फ्रिंजेस ऑब्टेन कर रही थी और मतलब फॉर्म हो रही थी, तो वो कंडीशन कहलाएगी क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की. और जब डार्क फ्रिंजेस ऑब्टेन, और डार्क फ्रिंजेस कब ऑब्टेन होंगी, जब क्रेस्ट टर्फ आपस में ज्वाइन हो रहे. तो हमें इन दो कंडीशंस को फाइंड करना है कि वो कंडीशंस क्या हो सकती है, मैथमेटिकली उसको किस तरीके से लिखा जाएगा. तो लेट सपोज हमने मान लिया कि किसी इंस्टेंट पर दो वेव्स जिनका डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेव्स हम जनरली साइनोसॉइडल फॉर्म में मान रहे हैं, तो वेव इक्वेशन भी हम साइनोसॉइडल फॉर्म में लिख रहे हैं कि लेट सपोज किसी इंस्टेंट पर जो वेव चल रही थी और जो सुपरपोज हो रही थी, टू वेव्स सुपरपोज होते टाइम उनके जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं वो दिए जा रहे हैं. y इज इक्वल टू a1 a2 a1 sin omega t and y2 इज इक्वल टू a2 sin omega t प्लस 5, जहां पर ये पता चल रहा है कि ये कोई वेव जो है वो इनिशियली इसके कंपैरिजन में फाई एंगल का फेज डिफरेंस रख रही है, एंड दैट फेज डिफरेंस इज कांस्टेंट. जैसे आप इसमें से इसको माइनस करोगे, ये इसका साइन थीटा कहला रहा है, थीटा 2 क्या है यहाँ पर, ओमेगा टी प्लस 5, थीटा 1 क्या है यहाँ पर, ओमेगा टी. तो फेज एंगल कितने का निकला, फेज एंगल को जनरली या फेज डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, व्हाट इज द फेज डिफरेंस, डेल्टा फाई. तो डेल्टा फाई कितने का निकलेगा, ओमेगा टी प्लस 5 माइनस ओमेगा टी. सो कितने का फेज एंगल या फेज डिफरेंस आ रहा है, 5 का. तो हम ये बोल रहे हैं कि जो फेज एंगल है या फेज डिफरेंस है, ये जब तक मोशन होती रहेगी, यानी कि एक बार स्टार्ट हो गई तो ये हमेशा एक दूसरे से जितने आगे या पीछे थी हमेशा उतने ही आगे पीछे बनी रहेगी, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ वगैरह सब सेम है. ठीक है, तो और इनिशियली कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो गया है 5 का. सो 5 इज व्हाट, कांस्टेंट फेज डिफरेंस. ठीक है, दिस इज द फेज डिफरेंस. जब ये सुपरपोज होंगी, ठीक है, किसी पॉइंट P पर, तो वहां देखनी है कि यहाँ पर ये सुपरपोज होते टाइम क्रेस्ट क्रेस्ट आपस में ज्वाइन हुए होंगे या ट्रफ ट्रफ आपस में ज्वाइन होंगे या क्रेस्ट ट्रफ आपस में ज्वाइन होंगे. तो अगर क्रेस्ट क्रेस्ट होंगे या ट्रफ ट्रफ होंगे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन होनी चाहिए. अगर ट्रफ और क्रेस्ट आपस में ज्वाइन होंगे, ओवरलैप होंगे, सुपरपोज होंगे, तो हम बोलेंगे कि डार्क फ्रिंज ऑब्टेन होनी चाहिए. तो जल्दी से देखते हैं साहब कि यहाँ पर सिचुएशन कैसे बनने वाली है. ठीक, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वी गेट क्या मिलेगा हमको, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी गिवन बाय y1 प्लस y2, और जहां पर a1 a2 क्या है, a1 एंड a2 आर द एम्पलीट्यूड्स ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड्स of wave 1 and A2 is amplitude of wave 2. ठीक है, क्लियर. जनरली ओमेगा जो होती है वो क्या कहलाती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी या 2 पाई एन. टी टाइम पीरियड है ना, टी मतलब टाइम इंटरवल, और 5 आपका फेज एंगल, और पूरा ओमेगा टी प्लस 5 इसका फेज एंगल कहलाता है, उसमें ओमेगा टी फेज एंगल. सो जैसे हमने ये y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, y इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट. तो देखते हैं कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना आता है. y इज इक्वल टू y1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, a1 sin ओमेगा टी, प्लस y2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, a2 sin ओमेगा टी प्लस 5. a1 sin ओमेगा टी
प्लस A2 साइन A प्लस बी, एंड साइन A प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी प्लस कॉस A साइन बी। ठीक है, तो जल्दी से हमने ये फॉर्मूला उस फॉर्मेट के थ्रू इसको ओपन किया तो मिल जाएगा हमें साइन A कॉस बी साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस A साइन बी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। और मैंने क्या किया, A2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये लिख दिया A2 और ये हटा दिया ब्रैकेट। ये हमारी एक स्टेप मैंने बचा ली। ठीक है, अब ध्यान से देखा तो इसके अंदर और इसके अंदर क्या हो रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखेंगे तो साइन ओमेगा टी इज कॉमन हियर। ठीक है, तो साइन ओमेगा टी साहब मैंने कॉमन ले लिया, y1 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया, अंदर बच रहा है A1 प्लस A2 कॉस फाइव। ठीक है, अब केवल ये टर्म बच रही है, तो इसको मैंने क्या कर लिया, इसको भी थोड़ा सा इसी तरीके से लिख दिया A2, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं कॉस ओमेगा टी इंटू A2 साइन फाइव, है ना, कुछ नहीं किया, बस 2 इंटू 3 इंटू 4, तो 3 इंटू 2 इंटू 4 लिखा है और कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा तमीज से लिख दिया। तमीज से इसलिए लिख लिया क्योंकि इसके बाद हम कुछ कुछ करने वाले हैं। कुछ कुछ क्या करने वाले हैं ये आपको याद रखना है इस स्टेप के बाद। हालांकि अगर आप लोगों की मैथ्स थोड़ी सी भी ठीक है तो ये देखते ही आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट नजर आ जाना चाहिए। ध्यान से देखें तो यार ये साइन ए पूरे को अगर मैं किसी भी तरीके से कॉस बी और ये कॉस ए और पूरे को साइन बी लिख दूं तो मेरे पास वापस से फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी आ जाएगा। फिर लोग बात कहेंगे तो फिर सर आपने ये क्या किया, यहाँ पे भी तो ये क्या, नहीं, यहाँ पे तो मैंने इसको ओपन किया है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके मैं वापस से एक सिंगल साइन की टर्म बनाना चाहता हूं जिससे पूरा का पूरा फॉर्मूला रिड्यूस होकर के सिर्फ y इज इक्वल टू a साइन थीटा फॉर्मेट में मिल जाए। ये मेरा एम है। इस फॉर्मेट में मैं कुछ कुछ इसको बनाना चाहता हूं। वो बनाने के लिए इसी तरह का कुछ फॉर्मेट हो, तो वो बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहां पर ध्यान से देखा कि यार कितना अच्छा होता कि यहाँ पे ये तो a हो गया साइन है और ये पूरा का पूरा कॉस भी कुछ भी होता, ये कॉस से नजर आ ही रहा है और ये कुछ भी होता तो साइन भी हो जाता। तो हमने क्या किया यार, नहीं हो रहा तो जबरदस्ती बनाते थे। सो लेट A1 प्लस A2 कॉस फाइव इज इक्वल टू साइन ए कॉस भी बनाना है तो मैंने इसको लिख दिया, साहब क्या लिख दिया, a कॉस थीटा, एंड A2 साइन फाइव को लिख दिया मैंने, A2 साइन फाइव इज गिवन एज a साइन थीटा, a साइन थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है, बाय 4 एंड 5 इंटू 3, 4 5 से हमने किस में रख दी, 3 के अंदर, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करते देखिए क्या क्या कहानी बनने वाली है। मैं रब करूंगा तो आप थोड़ा सा इस पे फोकस करते हुए चलिएगा क्योंकि मेरे पास ज्यादा स्पेस नहीं रहेगी डेरिवेशन के बाद। सो देखिएगा यहां पे मैंने सब्स्टिट्यूट किया y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी इंटू a cos थीटा। तो इसको a को मैं थोड़ा सा आगे लिख देता हूं, a cos थीटा, ठीक है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फिर ये पूरे की वैल्यू क्या लिख दी, a cos थीटा, a आगे लिख दिया और cos थीटा आगे लगा दिया। इसी तरीके से cos ओमेगा t इंटू a sin फाइव को क्या लिखना है, a sin थीटा, तो a पहले लिख देता हूं, cos ओमेगा t sin थीटा। और दोनों में ध्यान से देखूं तो a कॉमन आ रहा है तो मैंने a कॉमन ले लिया दोनों में, तो ये मेरी स्टेप ये बन जाएगी। ध्यान से देखा तो ये बन गया मेरा जो मुझे चाहिए था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अरे यार बिल्कुल फॉर्मेट वही बना है जो हमें चाहिए था, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 4 5 6, इक्वेशन नंबर 6 ध्यान से देखें, दिस इज द वेव इक्वेशन of such a wave whose amplitude is a, displacement is y, having some phase angle omega t plus theta. And with respect to first, it is also clear that the resultant wave is moving ahead by the phase difference of theta. थीटा से आगे चल रही है, जैसे यहाँ पे सेकंड वेव फाई एंगल से आगे चल रही थी, वैसे रिजल्टेंट वेव जो मिली उसका एम्पलीट्यूड है a और उसका जो फेज एंगल है ओमेगा टी प्लस थीटा। और ये फर्स्ट के कंपैरिजन में कितने से फर्स्ट से आगे चल रही है, इसको इसमें से उसको माइनस कर दो, ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस ओमेगा टी, यानी कि थीटा से आगे चल रही। कोई कहेगा ना सेकंड के रेस्पेक्ट में बताओ, तो थीटा माइनस फाइव जितनी से आगे चल रही है, ठीक है, दैट्स अ पॉइंट।
अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो आगे बोलते हैं, अहेड बोलते हैं, नेगेटिव आंसर आता है तो पीछे बोलते हैं, लैगिंग बिहाइंड, ठीक है। सो हियर इक्वेशन 6 represents the resultant wave equation where y is equals to resultant displacement, a is equals to resultant amplitude या एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। ज्यादा अच्छे से लिखने का तरीका एक्चुअल में ये होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, ठीक है। अच्छा, अब कोई तरीका है क्या जिससे ए और थीटा हमने एज्यूम किया हुआ है ना, और ए भी हमने एज्यूम किया हुआ है। सो क्या किसी तरीके से हम ए और थीटा की वैल्यू वापस जो हमने हमारे पास गिवन था A1, A2 और फाई, इनकी टर्म्स में ला सकते हैं क्या? बिल्कुल ला सकते हैं। इनको देख करके ही आपको कुछ हो जाना चाहिए। वो कुछ क्या होता है, जब भी ये फॉर्मेट बनता है, मैथ्स वाले तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जब भी ये फॉर्मेट बनता है इनका स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाता है, तुरंत ए मिल जाता है। और अगर इनको डिवाइड कर देते हैं तो tan थीटा मिल जाता है, यानी कि थीटा मिल जाता है, कहानी खत्म हो जाती है। तो लेट्स डू इट। क्या करेंगे साहब? बाय इक्वेशन 4 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 5 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दें। ऐड करते ही तो देखो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं इधर की तरफ से लिख रहा हूं ताकि उधर ये वाला फॉर्मेट लिखा जा सके, और यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस भी मुझे मिल जाएगी उससे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूं साहब मैं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इक्वेशन 4 के साथ इक्वेशन 5 को ऐड कर रहा हूं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में कॉमन क्या, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 हो गया। तो हमने लिख दिया नेक्स्ट स्टेप के अंदर ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर इनटू 1। वेरी गुड। कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 होता है, बहुत सभी को पता है, मतलब बहुत अच्छा रिप्लाई है, मेरे को अच्छा लगा, है ना। ठीक है, दिल गार्डन हो गया हमारा सब। आगे देखते हैं, और इधर भी तो स्क्वायर करना है, तो देखिए इधर भी बताते जाना जल्दी से। तो पहले मैं किसी को भी लिख लो यार, डजंट मैटर। a1 प्लस a2 cos फाई का होल स्क्वायर, है ना। इसको ये मत लिख देना a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई, ये नहीं होगा। पूरे पर स्क्वायर चल रहा है, इक्वेशन 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये पूरे का होल स्क्वायर इधर भी होगा, इधर भी होगा। इधर a2 sin फाई का होल स्क्वायर होगा, तो ये क्या मिल जाएगा, ये तो सिंपली a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ये तो मिल गया a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। इसको ओपन करें तो ये दिखेगा हमें a प्लस बी, ये देखो ये है a, ये है b, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, व्हाटएवर यू वांट टू राइट यू मे। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2ab, 2a1 a2 cos फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। इसको भी घूर के देखा तो बहुत कुछ होना चाहिए फिर से। a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई, a2 स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर फाई, जिसकी वैल्यू फिर से हो जाएगी कितनी, 1। डन। सो ये हो गया साहब हमारे पास a स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस इस पूरे की वैल्यू हो चुकी है साहब a2 स्क्वायर कॉमन आकर के, a2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई 1, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। This is the value of a square. So what should be the value of a? It should be a1 plus a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। अरे वाह, ये तो कुछ जाना पहचाना सुना सा लग रहा है। सुना होगा साहब, आपने जाना पहचाना होगा। कहाँ पे जाना पहचाना होगा? ये आपने 11th क्लास में देखा होगा सर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ बिल्कुल, जब दो वेक्टर, वेरी गुड याद आ रहे हैं वो बचपन के दिन, जब एक वेक्टर ए हो, दूसरा वेक्टर बी हो, उन दोनों के बीच का एंगल हो थीटा, तो इनसे बनने वाला जो रिजल्टेंट है पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू, वो आर के थ्रू दिया जाता है, और उस आर का मैग्नीट्यूड ही, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, नथिंग एल्स, यही दिया जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो इसका मतलब ये थीटा क्या है, किन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, ए और बी के बीच का एंगल। तो यहां पर फाई किसके बीच का एंगल होना चाहिए, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो दो वेक्टर को होना नहीं चाहिए, a1 और a2, है क्या? बिल्कुल है सर। y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर, बिल्कुल है, क्यों नहीं है? तो y1 वेक्टर y2 वेक्टर दोनों के बीच का एंगल कितना रहेगा, फाई रहेगा ना, फेज डिफरेंस, ओमेगा टी प्लस फाई माइनस ओमेगा टी, फाई आ गया।
तो y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर, a वेक्टर की जगह क्या हो गया y1 वेक्टर। y1 यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, a1 की टर्म्स में, ठीक है। ये क्या हो गया y2। रिजल्टेंट y क्या हो सकता है, अंडर रूट y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर 2 y1 y2 cos phi। एम्पलीट्यूड की टर्म्स में क्या लिखूंगा, तो अब इसका मतलब तो मैं y का भी रिलेशन पता चल चुका है कि y इज इक्वल टू अंडर रूट y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर 2 y1 y2 cos phi। और इसी तरह से है ना, इसी तरीके से a की टर्म्स में जो हमने निकाल लिया वो की वही चीज उसी में कन्वर्ट हो गई, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos phi। ठीक है, दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव या एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। तो ये हमारा निकल गया है ना, मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आया ही होगा। इसमें कोई ज्यादा कोई खास टेक्निकल चीज तो करी नहीं मैंने, सिंपली वेक्टर लॉज लगाए। सो लेट्स डू अनदर थिंग, हालांकि वो इसका हिस्सा नहीं है, फिर मैं हाथ बात करवा देता हूँ, डजंट मैटर। जैसे हम दो वेक्टर होते थे तो उसकी दो चीजें निकालते थे, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। डायरेक्शन भी निकाल देते हैं कि व्हाट इज द एंगल, क्यों, क्योंकि हमने थीटा अज्यूम किया तो हम बता देते हैं ना यार कि थीटा क्या होना चाहिए फाई की टर्म्स में। सो क्या कर दो ना, तो ये एक तो फॉर्मूला ये हो गया आपके पास, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला है ना, वेरी वेरी आईएमपी, ठीक है, एमटीआर, मुझे तो रट लो साहब, ठीक है, बाय इक्वेशन 5 डिवाइडेड बाय 4। क्यों कर रहा हूं 5 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि tan थीटा अच्छा लगता है, आने को तो cot थीटा भी आ जाएगा, ठीक, लेकिन अच्छा कौन लगता है हमें, tan थीटा अच्छा लगता है। तो 5 डिवाइडेड बाय 4 करते ही a sin थीटा अपॉन a cos थीटा, ये क्या बन गया हमारे पास, 1 सेकेंड साहब, 1 सेकेंड, इट्स इंटरप्टिंग समथिंग। सो देखिए साहब, इक्वेशन 5 बाय इक्वेशन नंबर 4 हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, a sin थीटा divided by a cos theta, it will be tan theta. Tan theta is equals to a2 sin phi, a2 sin phi upon a1 plus a2 cos phi। अरे यार ये भी तो वही चीज है जो दो वेक्टर होते थे उससे आता था, टू वेक्टर्स a और b having an angle theta, तो r अगर a के साथ एंगल अल्फा बना दे तो उसको tan अल्फा is equals to b sin theta upon a plus b cos थीटा, यही तो लिखते थे, वही तो फॉर्मेट है, वही आना चाहिए था, आ भी रहा है, बिल्कुल ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, बहुत बढ़िया। तो आपको याद रह सकता है, अगर आप भूल भी जाए तो याद कर लीजिएगा, y1 y2 वेक्टर को क्या मान ले, दो वेक्टर मान के है ही सही, और उनके बीच का एंगल कितना चल रहा है फाई, तो रिजल्टेंट कितना आएगा साहब, अंडर रूट y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2 y1 y2 cos फाई। ए की टर्म्स में बोलेंगे तो a कितना आ जाएगा, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2 a1 a2 cos फाई। थीटा कितना निकल जाएगा, a2 sin phi upon a1 plus a2 cos phi, खत्म कहानी, ठीक है। So this is the what कि how the superposition will take place in terms of mathematically, ठीक है। Mathematically we have derived the wave equation कि resultant wave की equation क्या आनी चाहिए। यहां तक सब कुछ क्लियर है, अब इसको रब करेंगे हम, और अब we are going to check what is the main condition for कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, ऑलराइट, ठीक। अच्छा, इस टर्म को इसके अंदर ये जो a1 a2 cos phi है, या इसको आगे बताऊंगा, चलो अभी नहीं, आई की टर्म्स में बताएंगे इसको, इंटरफेरेंस टर्म। सर, हाँ जी बोलिए सर वो डायरेक्शन में साइन के साथ क्या लिखा, साइन फाई, हाँ सब पहले ब्लर हो रहा था, अब सही हो गया। इक्वेशन 5 डिवाइडेड बाय 4, a2 sin phi upon a1 plus a2 cos phi, कहां पहले ब्लर हो रहा था, सही हो गया। अच्छा सही हो गया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं रब करता हूँ, 2 मिनट के लिए पॉज करता हूँ। तो देखिए साहब, यहाँ पर मैंने रब कर दिया, और उसके बाद हम वापस से कहानी स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्टिव मेन हमारा एम है, कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को चेक करना, ठीक है। तो y1 था लिख दिया, y2 था लिख दिया, उससे रिजल्टेंट वेव ये हमें मिली थी, पूरा डेरिवेशन अभी किया था हमने, है ना, a sin ओमेगा t प्लस थीटा, ठीक। सो और a की वैल्यू क्या निकाल ली थी हमने, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos phi का अंडर रूट। दिस इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। ठीक है साहब, अब देखिएगा यहाँ पर कि ये एम्पलीट्यूड किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, तो ध्यान से देखें, तो जिस टाइम a1 है एम्पलीट्यूड पर्टिकुलर टाइमिंग पर, तो अगर वेव एक बार ऐसे चल रही है तो इसका
A1 तो यही रहेगा, चाहे यहाँ पे पहुंचे, चाहे यहाँ पे पहुंचे, चाहे यहाँ पे पहुंचे, यानी कि फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड इज नॉट गोना चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. A2 सेकंड वेव का A2 not gonna change with respect to time. 2A1 A2 not gonna change. So what can change? Phi can change. Phi में change. तो अभी तो हमने बोल रखा था कि constant phase difference है, constant phase difference है, बिल्कुल है, लेकिन phi शुरू में कितना होता, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, है ना. एक बार जो लोगे वो फिक्स हो जाएगा, नो डाउट, ठीक है, लेकिन एक बार वो होगा कितना, कि भाई 30 डिग्री से चल रहा है कि 60 से चल रहा है, तो 90 से चल रहा है कि कितने से चल रहा है, ठीक है, तो वो तो वैरी कर सकता है. तो हमें ये देखना है कि ए की वैल्यू, हमारा काम क्या है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखना. कंस्ट्रक्टिव का मतलब है ब्राइट फ्रिंज, और ब्राइट फ्रिंज का मतलब होता है क्रैश केस, और क्रैश केस के अंदर मैक्सिमम रिजल्टेंट आना चाहिए. तो ए क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, ए की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, ए की वैल्यू मैक्सिमम होनी. और अगर डिस्ट्रक्टिव है तो ए की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है. हमने ये चीजें देखी थी कि अगर ये दोनों हो तो इनका रिजल्टेंट एक सीधी लाइन रह जाएगी, यानी कि 0 हो जाएगा. अगर दोनों A1 ये भी A हो और ये भी A हो, और अगर नहीं भी है तो ये माइनस ही होना है, तो मिनिमम मिलेगा. तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि A की वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम होना किस पर डिपेंड कर जाएगा, 5 पर, ठीक है. तो सिंस हम बात कर लेते हैं पहली, फर्स्ट फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. अरे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बात करते हैं. सो सिंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस A should be, ये है हमारा लॉजिक कॉन्सेप्ट, A should be maximum and it will be maximum if cos phi will be maximum. ये पूरी की पूरी टर्म मैक्सिमम कब होगी, जब cos phi की वैल्यू मैक्सिमम हो. एंड वी नो दैट, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अभी क्या जानते हैं कि cos phi की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1, और ये 1 वैल्यू कितने एंगल पर होती है, या तो 0 पर, या 2 पाई पर, या 4 पाई पर, या 6 पाई पर, या किसी भी पाई के इवन मल्टीपल्स 2n पाई पर, ठीक है. 2n पाई पर, ये 2n पाई का आएगा, माइंड में याद करिएगा ASTC डायग्राम, है ना. अमीबा स्टूडेंट्स टेकिंग कोल्ड ड्रिंक, अमीबा स्टूडेंट्स टेकिंग कॉफी, सर्दी हो तो कॉफी पी लो, गर्मी हो तो कोल्ड ड्रिंक पी लो. यहाँ पे होता है x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस, माइनस x एक्सिस माइनस y एक्सिस, y पे चलते हैं π/2, और फिर उसके बाद 4 के डिफरेंस आते जाते हैं, तो 5 π/2, 9 π/2 सो ऑन, ठीक है. 5 π/2, 9 π/2 सो ऑन, और यहाँ पर 3 π/2 और 4 के डिफरेंस आते जाते हैं, 7 π/2, 11 π/2 सो ऑन. ये y वाली पूरी लाइन π/2 के ऑड मल्टीपल्स को रिप्रेजेंट करती है. π/2, 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2, 9 π/2, 11 π/2, 13 π/2, 15 π/2 सो ऑन. पॉजिटिव एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करती है साहब 0, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई सो ऑन टू n पाई. और नेगेटिव एक्सिस रिप्रेजेंट करती है पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई सो, यानी कि पाई के ऑड मल्टीपल्स, पाई के ऑड मल्टीपल्स वो है पाई के इवन मल्टीपल्स, तो इसको लिखते हैं 2n - 1 पाई या 2n + 1 पाई. ये वाला जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर ऑल पॉजिटिव, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव. सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव. थर्ड क्वाड्रेंट टेन एंड कॉट पॉजिटिव. सी का मतलब कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है. इस एक्स एक्सिस पर हमेशा ध्यान रख लीजिएगा, सिंगल बॉटम लाइन कॉन्सेप्ट, एक्स एक्सिस पर हमेशा कॉस की वैल्यू या तो 1 होगी या -1 होगी, हमेशा 1 या -1. पॉजिटिव में अगर एक्स एक्सिस है तो +1 होगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस तो -1. बड़ा सिंपल हो गया, +1 पॉजिटिव एक्सिस, -1 नेगेटिव एक्स एक्सिस. कॉस थीटा वाई एक्सिस पे हमेशा 0, हमेशा 0. एक्स एक्सिस पर ही +1 -1 देगा, उसमें से भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे +1, नेगेटिव एक्सिस पे -1. पूरी वाई एक्सिस पर 0 रहेगा हमेशा. साइन थीटा इसका उल्टा होता है,
पूरी एक्स एक्सिस पे साइन थीटा हमेशा 0 होता है, चाहे पाई हो, चाहे 2 पाई हो, चाहे 3 पाई हो, कुछ भी पाई का मल्टीपल हो, इंटीग्रल मल्टीपल हो, साइन की वैल्यू 0। तो 1 कहां होती है? पूरी वाई एक्सिस पर, या तो +1 होगी या -1 होगी। तो प्लस वाई पे +1, माइनस वाई पे -1, खत्म कहानी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी चाहिए? +1, ना कि -1। -1 मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। तो पाई की वैल्यू, cos फाई की वैल्यू +1 कहां पे मिलेगा? पॉजिटिव एक्सिस। कहां पे मिलेंगे? 2n पाई पर, 2n पाई पे मिलेंगे। तो सब हमारे पास आ गए। किसका मतलब? ये जो फेज डिफरेंस चल रहा था, ध्यान से देखिएगा, ω_t + फाई माइनस ω_t, तो ये फेज डिफरेंस कहला रहा है। फाई इज नथिंग बट द डेल्टा फाई। डेल्टा फाई क्या होता है? फेज डिफरेंस, है ना, फेज डिफरेंस। तो फाई बोल दूं या डेल्टा फाई बोल दूं, एक ही बात है। तो हमारे पास कंडीशन आ गई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, कि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो तब होगा जब फेज डिफरेंस पाई का इवन मल्टीपल, है ना, दैट इज फेज डिफरेंस जो यहां पर, तो एक्चुअल में फाई है, फेज डिफरेंस के लिए सिंबल यूज करते हैं डेल्टा फाई, शुड बी इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इवन इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई। सो ये बोल दिया गया कि अगर कभी भी दो वेव्स एक दूसरे से पाई के इवन मल्टीपल से आगे पीछे चल रही हैं तो कंपलसरी है ना, 0 भी आ गया इसमें, 2n पाई, n की वैल्यू 0 ले लोगे तो 0 लिख रखा है मैंने, 0 या पाई के कोई सा भी इवन मल्टीपल में चल रही है ना, तो हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस। मैक्सिमम लाइट दिखेगी, ब्राइट फ्रिंज फॉर्म होगी, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा, और वो कितना आ जाएगा वो आप खुद देख लो। cos फाई की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूं तो देन a की वैल्यू a विल बी इज इक्वल टू a मैक्स एंड इट विल बी, ये 1 हो गया तो ये किसका होल स्क्वायर बन गया? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, a प्लस a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, है ना, डायरेक्ट लिख दूं a1 स्क्वायर a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, खुद देखो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a1 a2, क्योंकि cos फाई की वैल्यू 1 है तो ये क्या दे देगा? अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो पाई a मैक्स कितना होता है? a1 प्लस a2। अरे यार ध्यान करो, जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आता था वो भी तो ये देता था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट का, अगर मैं r का मैक्सिमम निकालता था तो a प्लस b होता था और मिनिमम a माइनस b होता था। तो इसका मतलब समझ में आ गया, a मिनिमम कितना होना चाहिए? a माइनस b आना चाहिए, यानी कि a1 माइनस a2, या जो बड़ा हो उसमें से छोटे को लिखते हैं बेसिकली। तो अगर a2 बड़ा है तो a2 माइनस a1, a1 बड़ा है तो a1 माइनस a2, ये चीज कॉन्सेप्ट होगी, मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा आंसर, तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। इतना तो आपको समझ में आ गया। जल्दी से इसकी डिस्ट्रक्टिव की बात कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि मेरे पास टाइम ज्यादा बचेगा नहीं, तो मैं पाथ डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास के अंदर लेकर के इसको खत्म कर दूंगा, वैसे खत्म हो चुका है, ठीक है। या जल्दी से मैं देखता हूँ सब डिस्ट्रक्टिव के लिए बता करके विद इन 1 मिनट बताता हूँ। डिस्ट्रक्टिव के लिए देखिए cos फाई की वैल्यू होनी चाहिए मिनिमम, cos फाई की वैल्यू मिनिमम होती है, सब डायरेक्ट बता रहा हूँ अब इसको, कहां कहां पे होगी आपको पता चल चुका है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई पर, 2n-1 पर। तो हमने बोल दिया कि भैया फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2n-1 इंटू पाई। उस टाइम पे पाई, ये cos फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। तो उस टाइम पे a मिनिमम कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos फाई की वैल्यू -1, तो यहाँ पे प्लस की जगह हो जाएगा -1। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर या a2 माइनस a1 का होल स्क्वायर, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या a2 माइनस a1 का होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं इन जनरल बोल दूं तो ऐसे लिख दूं ना यार, अब मेरी कहानी खत्म हो जाएगी। a1 माइनस a2 मैग्नीट्यूड लगा दिया, सब पॉजिटिव आंसर चाहिए, दिस इज द a मिनिमम। जल्द तो यही कंडीशन क्या मिली? फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फेज डिफरेंस शुड बी इक्वल्स टू द ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। जल्दी से पाथ डिफरेंस भी मैं देख ही लेता हूं, जल्दी से, मेरे पास 1-1.5 मिनट है, करवा ही देता हूं। सिंस वी नो दैट, क्या नो दैट? पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में कोई रिलेशन, पाथ डिफरेंस को हम बोलते हैं डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस। ये फॉर्मूला होता है साहब, है ना, डेल्टा फाई, आपने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है, डेल्टा फाई ये रिलेशन होता है। तो हमने डेल्टा फाई तो निकाल ही लिया है कंस्ट्रक्टिव के लिए, तो कंस्ट्रक्टिव के लिए अगर पाथ डिफरेंस देखूं तो ये कितना आएगा? 2 पाई, और फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस
पाथ डिफरेंस शुड बी लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस कितना है कंस्ट्रक्टिव के लिए? ये कौन सी कंडीशन के लिए? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। कितना? इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, यानी कि 2n पाई 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, बच गया n लैम्डा। तो हमने बोल दिया साहब कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन क्या मिल गई? पाथ डिफरेंस शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। n लैम्डा का मतलब इंटीग्रल मल्टीपल, n की वैल्यू डायरेक्ट रखोगे 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, तो लैम्डा हो गया 2 लैम्डा हो गया 3 लैम्डा हो गया 4 लैम्डा हो 5 लैम्डा। अगर कहीं पे भी पाथ डिफरेंस मिल रहा है का मतलब समझ जाओ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अगर मैं डायरेक्ट दो कंडीशन लिखना चाहूं, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? पहली कंडीशन, ठीक है, पहली कंडीशन, बस अब ये खत्म कर रहे हैं इसको। फेज डिफरेंस शुड बी 2n पाई एंड पाथ डिफरेंस शुड बी n लैम्डा, खत्म। और उसमें क्या हो जाएगा?